तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन ये है, क्या सरकार हमें उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करने से रोक सकती है? आप लोग देख रहे होंगे इस समय सरकार की पॉलिसीज़ के खिलाफ खूब प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जैसे कुछ दिनों पहले अगर आपको याद हो, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था मुस्लिम्स के द्वारा, जो कि सीएए और एनआरसी को लेकर के था। ऐसे ही अलग अलग एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे। कुछ दिन पहले अग्निवीर स्कीम जब आई थी तब छात्रों ने खूब प्रोटेस्ट किए। तो सवाल यह आता है, क्या हम सरकार की पॉलिसीज़ के खिलाफ इस तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं? और अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में राइट दिया गया है? ऐसे अगला क्वेश्चन ये है, क्योंकि हमें आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट मिला हुआ है, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट के तहत हम क्या क्या बोल सकते हैं? क्या इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन भी है? अगला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करने के बाद भी कोई उसके राइट होते हैं या फिर उसका प्रोसेस अरेस्ट होने के बाद अलग तरीके से किया जाता है? अगला क्वेश्चन ये है, क्या किसी पर्सन को बिना ट्रायल के ऐसे ही जेल में डाला जा सकता है? तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देने वाले हैं। दिस क्वेश्चंस रिवॉल्व अराउंड वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल राइट्स इन डेमोक्रेसी, द राइट टू फ्रीडम। यानी चारों के चारे क्वेश्चंस का जवाब आपको राइट टू फ्रीडम सेक्शन के तहत मिलने वाला है। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 19, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, मूवमेंट से संबंधित चीज़ें मेंशन की गई हैं। वहीं आर्टिकल 20, जहां पर कन्विक्शन ऑफ क्राइम्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए बात कही गई है। वहीं आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कही गई है। आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात कही गई है। तो क्या है ये चीज़ें और किस तरीके से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करती है और कैसे हमें ये प्रोटेक्ट करती है, क्या क्या फ्रीडम्स हमें मिलती है? तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो यहाँ पे कहा गया आर्टिकल 19, द 6 फ्रीडम्स। आर्टिकल 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। वो 6 फ्रीडम्स क्या क्या हैं? आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(1) के तहत हमें अधिकार है कि हम अपनी स्वेच्छा से, अपनी फ्रीडम से बोल सकते हैं। क्या है? यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज थ्रू वर्ड्स, राइटिंग और मीडियम। अपनी मर्जी से आप चाहे तो जो भी आपके विचार है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, वर्ड्स में, रिटन फॉर्म में या फिर किसी दूसरे माध्यम से। एग्जाम्पल में पोस्टिंग ओपिनियन ऑन सोशल मीडिया, राइटिंग आर्टिकल्स, मेकिंग स्पीचेस। इन दिनों क्या देखते हैं आप कि हम सरकार को खिलाफ खूब सोशल मीडिया कमेंट, सोशल मीडिया पोस्ट डालते हैं और ये अधिकार हमें आर्टिकल 19(1) के तहत मिला है। आर्टिकल 19(1). आर्टिकल 19(1)(b) कहता है फ्रीडम टू असेंबली पीसफुली। अब ये क्या कहता है? यू कैन होल्ड पीसफुली प्रोटेस्ट एंड मीटिंग्स। आप शांतिपूर्वक कहीं पर भी असेंबल हो सकते हैं और आप अगर चाहे तो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए, शांति प्रिय, आपको वायलेंस नहीं करना है। जैसे फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, अन्ना हजारे का मूवमेंट अगर आपको याद हो, जिसकी वजह से दिल्ली में कांग्रेस गवर्नमेंट को लेकर प्रॉब्लम आई थी और तब से लेकर अब तक दोबारा कांग्रेस गवर्नमेंट वहां पर बन नहीं पाई है। ये हमें मिला है आर्टिकल 19(1) में फ्रीडम टू स्पीच एंड असेंबली। आर्टिकल 19(1)(c) फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, जो कि ये कहता है कि हम एसोसिएट हो सकते हैं। फ्रीडम है हमें उस चीज़ को लेकर के आर्टिकल 19(1)(c) के तहत। यू कैन फॉर्म अ क्लब, यूनियन और पॉलिटिकल पार्टी। यानी आप अगर चाहे तो आप एक क्लब, एक यूनियन पार्टी बना सकते हैं और यहाँ तक कि आप पॉलिटिकल पार्टी भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट ग्रुप्स एंड एनजीओज। अभी हम लोग क्या देखते हैं कि कॉलेजेस में भी स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है जिनका एक स्टूडेंट लीडर होता है। ऐसे एनजीओज होते हैं जिनमें कई सारे मेंबर्स रहते हैं, उसमें से एक सुप्रीम पर्सनालिटी होता है जो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ये सारा कुछ हमें मिला हुआ है आर्टिकल 19(1)(c) के तहत। आर्टिकल 19(1)(e) कहता है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल। यानी यू कैन लिव एनीवेयर। इस आर्टिकल 19(1)(d) छूट रहा है हमारा, पहले वो देख लेते हैं। यू कैन ट्रेवल एनीवेयर इन इंडिया। आर्टिकल 19(1)(d) में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, यानी आपको मूव करने का अधिकार है, फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, जिसके तहत यू कैन ट्रेवल एनीवेयर इन इंडिया। आप इंडिया के किसी भी हिस्से में ट्रेवल कर सकते हैं। नो इंटरनल वीज़ा नीडेड इन लाइक चाइना। इंडिया में कहीं पे भी मूव करने के लिए आपको चाइना की तरीके कोई इंटरनल वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है आर्टिकल 19(1)(e)
फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल। अब ये क्या कहता है, आप इंडिया के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं। अ पर्सन फ्रॉम केरला कैन सेटल इन इंडिया। एक इंसान जो केरला का है वो अगर चाहे तो वो दिल्ली में सेटल हो सकता है, और सेटल होते भी हैं कई सारे लोग। अगला है आर्टिकल 19(1)(g), फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, यानी आपको अधिकार है कि आप अपने मर्जी से जो भी जॉब चाहे वो आप चूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको जॉब करना है या बिजनेस करना है तो ये भी आप ही का डिसीजन है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको चुन सकते हैं। अ पर्सन कैन बी लॉयर, डॉक्टर और ओपन अ शॉप। एक व्यक्ति को ये आज़ादी है, वो चाहे तो वो लॉयर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, या फिर वो कोई शॉप ओपन करेगा, ये उसका खुद का डिसीजन है और वो इसके लिए फ्री है। तो यहाँ पर बात कही गई है 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स की। क्या इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन भी है या ये फ्रीडम्स बस अनलिमिटेड है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत आपका जो मन करेगा वो बोलेंगे, ऐसा नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या क्या लगाई गई है। तो यहाँ पर टोटल आर्टिकल 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है। क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जहाँ आर्टिकल 19(1) में आपको स्वेच्छा से बोलने का अधिकार है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या है, आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है फॉलोइंग चीज़ों पर। क्या क्या? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर या डिफेमेशन मोरालिटी, यानी आपको बोलने का अधिकार तो है लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कोई हेट स्पीच नहीं फैलाना, ना ही फेक न्यूज़ फैलाना है। क्योंकि आप हेट स्पीच फैलाएंगे तो क्या होगा, रियॉट्स होते हैं, दंगे होते हैं, जो कि सिक्योरिटी का हिस्सा है स्टेट की। इसके साथ साथ आपको कोई गलत न्यूज़ नहीं फैलाना, क्योंकि गलत न्यूज़ से क्या होगा, डिफेमेशन होती है। कि कुल मिला के आप कह सकते हैं कि आप डिफेमेशन के थ्रू किसी की इज्जत खराब करते हैं, तो ये नहीं करना आपको। ऐसे असेंबली का आपको फ्रीडम तो मिला हुआ है, लेकिन असेंबली आप किन किन चीज़ों पे नहीं कर सकते। सोवरेन एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, नो वायलेंट प्रोटेस्ट। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको आर्टिकल 19 अधिकार देता है, राइट देता है कि आप पीसफुली असेंबली कर सकते हैं, लेकिन आप असेंबली करते हैं और उससे वायलेंस भड़कता है तो ये अधिकार आपको नहीं दिया गया है। ऐसे एसोसिएशन का अधिकार है, मतलब आप चाहे तो अपने ग्रुप्स बना सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी के खिलाफ नहीं जा सकते वो ग्रुप्स, इनमें आप टेररिस्ट ग्रुप बनाना आपको अलाउड नहीं है। ऐसी मूवमेंट की जब बात आती है तो नेशनल सिक्योरिटी में आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इंडिया के किसी भी हिस्से में आप मूव तो कर सकते हैं, लेकिन उन हिस्सों में जहां सेंसिटिव इश्यूज लेकर चलते हैं वहां पर आपको मूव करने का अधिकार नहीं है। जैसे नो एंट्री इन बॉर्डर सेंसिटिव एरियाज, जहां बॉर्डर के सेंसिटिव एरियाज हैं, जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, उन जगहों पर हमें मूव करना अलाउड नहीं होता। ऐसी रेजिडेंस की बात है, इंडिया के किसी भी हिस्से में हमें स्टेबल होने का अधिकार दिया गया है। बट प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल्स, कई बार ट्राइबल्स को प्रोटेक्शन दी गई है, जैसे सम एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट वी हैव रिस्ट्रिक्शन, यानी वहाँ पर जाकर हम लैंड ना ही परचेज कर सकते हैं और ना ही हम स्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि वो जगह उन लोगों के लिए रिजर्व रखी गई है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। प्रोफेशन की जब हम बात आती है तो यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट में हमें रिस्ट्रिक्ट किया गया है। बैन ऑन ड्रग सेलिंग, इलीगल बिजनेस। अब आपको स्वेच्छा से कुछ भी करने का अधिकार तो है, लेकिन इसका मतलब अब ये नहीं है कि आप गलत काम करना स्टार्ट कर दें, जैसे कि आप ड्रग्स को बेचने लगें या फिर कोई ऐसा इलीगल बिजनेस स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फ्रीडम 6 प्रकार की मिली हुई है, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वो रिस्ट्रिक्शंस हमने समझी। अब इन चीज़ों को लेकर के लैंडमार्क केस है रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच the freedom of speech is the foundation of democracy and cannot be suppressed without strong reason। यानी कि आपका एक फंडामेंटल राइट है। आप फ्रीडम की बात करते हैं, हम लोग फाउंडेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक फंडामेंटल राइट है और उसको बिना स्ट्रॉन्ग रीजन के सप्रेस नहीं किया जा सकता। खूब सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं आगे अगले पॉइंट की, जो कि आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन इन क्राइम्स। अगर कोई क्रिमिनल केस है तो उसमें हमें क्या क्या प्रोटेक्शन मिलती है कन्विक्शन के समय। इमेजिन यू आर अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। अज्यूम करिए कि आप एक क्राइम के अक्यूज्ड है, अभी गिल्टी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, अक्यूज्ड हैं। कैन द पुलिस फोर्स यू टू कन्फेस? कैन द गवर्नमेंट पनिश यू फॉर समथिंग व्हाट वाज नॉट इलीगल अर्लियर? अगर आप अक्यूज्ड है किसी क्राइम को लेकर के, तो क्या उस क्राइम को कन्फेस करने के लिए पुलिस आपको फोर्स कर सकती है? यानी लॉकअप में आपकी पिटाई हो जाए ऐसा करके कुछ, तो क्या पुलिस ये कर सकती है?
या पुलिस किसी ऐसे क्राइम के लिए आपको अरेस्ट कर सकती है जो पहले क्राइम नहीं था। यहाँ पर हम उन चीज़ों को लेकर आंसर करेंगे। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम अनफेयर कन्विक्शंस, यानी किसी भी व्यक्ति पर अनफेयर कन्विक्शन लगाया गया है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 21 नो एक्सपोज्ड फैक्ट टू लॉ, मतलब क्या हुआ? नो वन कैन बी पनिश्ड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट अ क्राइम व्हेन कमिटेड, यानी कोई मान लीजिए आज लॉ बनाया गया है, उस लॉ के तहत आज के बाद की चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई लॉ आज बनाया गया है और किसी व्यक्ति ने वो क्राइम मान लीजिए पहले कर दिया है, तो ऐसे में जब वो लॉ था ही नहीं, क्राइम था ही नहीं पहले, तो उसके लिए उसको पनिश नहीं किया जा सकता। इफ अ न्यू लॉ बैन्स स्मोकिंग, पास्ट स्मोकर्स कैन नॉट बी पनिश्ड। नए लॉ के तहत मान लीजिए स्मोकिंग को बैन कर दिया गया है, तो इससे जो पहले के स्मोकर्स थे, जो पहले पीते रहे हैं, उनको हम पनिश नहीं कर सकते। अगला है नो डबल यूपरी 22, 20 का 2, तो ये क्या है? नो वन कैन बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, किसी व्यक्ति को किसी एक क्राइम के लिए बार बार पनिश नहीं किया सकता। इफ अ पर्सन इज अक्यूटेड फॉर द थेफ्ट दे कैन नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम क्राइम। अब एक बार किसी ने कोई चोरी कर दी है, उसको पनिशमेंट दिया जा चुका है, तो उसको दोबारा उस चीज़ के लिए पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। हाँ, दोबारा अगर चोरी करेगा तो फिर से पनिश किया जाएगा, वो तो सीधी सीधी बात है। अगला नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो वन कैन बी फोर्स टू कन्फेस, किसी को भी जबरदस्ती टॉर्चर करके ये नहीं कहा जा सकता कि आपको कन्फेस करना ही है। पुलिस कैन टॉर्चर अ पर्सन टू गेट कन्फेशन, पुलिस किसी भी व्यक्ति को टॉर्चर नहीं कर सकती ताकि वो उस चीज़ को लेकर कन्फेस करे। वैसे भी पुलिस लॉकअप में अगर आपने कोई कन्फेशन कर भी लिया है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके दोबारा से जब आप कोर्ट के सामने आते हैं तो दोबारा से आपके स्टेटमेंट लिए जाते हैं और कोर्ट में दिए हुए स्टेटमेंट्स ही मान्य हैं। पुलिस लॉकअप में अगर आपको मार पीट करके कोई भी स्टेटमेंट लिया गया है उसकी वैल्यू होती नहीं है। अब इसको लेकर के केस आया था KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, जो कि 1961 में हुआ था। Nanavati was retried for the same crime, murder, but was held not to be double jeopardy since the first trial was in a military court. मतलब कोई क्राइम किया है उन्होंने और उनका वो केस मान लीजिए मिलिट्री कोर्ट में चल रहा है, तो सेम केस को लेकर के आप दोबारा से आपको इधर जो स्टेट के मामलों में होते हैं उसमें दोबारा पनिश करने का अधिकार नहीं है। एक मामला एक ही जगह पे चलेगा, दो जगह पे आप उसके लेकर के कोर्ट ट्रायल नहीं कर सकते। चलिए अब हम अगले आर्टिकल की बात करते हैं, जो कि है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फॉर हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी भी व्यक्ति को अधिकार है अपनी लाइफ को स्वतंत्रता से जीने का, सम्मान से जीने का, तब तक जब तक उसने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, और अगर क्राइम किया भी है तो भी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। अब कहते हैं क्या राइट्स हैं इनमें? किसी भी व्यक्ति ने अगर मान लीजिए उसको उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को लेकर के अगर हम चीज़ों को देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल फंडामेंटल राइट है। क्या कहता है? व्हाट डज द लाइफ इंक्लूड्स? इसमें क्या क्या आता है? राइट टू लिव विद डिग्निटी, सम्मान से जीने का अधिकार है आपको। राइट टू प्राइवेसी, आप प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं। आप हर एक चीज़ को शेयरेबल नहीं है कि आपको अकाउंटेबल है, आपको हर एक चीज़ बतानी पड़ेगी। क्लीन, यहाँ पे राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, आप बिल्कुल वो तो अधिकार है ही है कि अपने आप स्वतंत्रता से अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करना चाहते हैं। राइट टू एजुकेशन, ये हर एक व्यक्ति का अधिकार है कि उसको एजुकेशन मिले। एडेड बाय आर्टिकल 21A इन 2002, यानी कि आर्टिकल 21 में ए में ये 2002 में ऐड किया गया है। राइट टू एजुकेशन, जिसमें सबको स्वतंत्रता से पढ़ाई करने का अधिकार है, एजुकेशन लेने का अधिकार है। इसमें लैंडमार्क केस था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इस पे ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ वीडियो, अगर आपने देखा नहीं तो देख सकते हैं, फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। गवर्नमेंट सीज्ड मेनका गांधी's पासपोर्ट विदाउट गिविंग हर रीजन, बिना कोई खास रीजन दिए हुए मेनका गांधी जी का पासपोर्ट सीज कर दिया गया था। अब सीधी सीधी बात है, जब पासपोर्ट सीज कर दिया जाएगा, एक तो इससे सामने वाले की इंसल्ट होती है। अब आपको लाइफ
एंड डिग्निटी से जीने का अधिकार है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट पर्सनल लिबर्टी इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द फिजिकल फ्रीडम बट इंक्लूड्स द डिग्निटी, प्राइवेसी एंड ट्रैवल राइट्स। यानी जब बात कही गई है पर्सनल लिबर्टी की, तो यहाँ पर किसी को फिजिकली यहाँ वहाँ रोकने से मना करना नहीं है। तो आपको लिबर्टी की बात कही गई है जिसमें आपकी सम्मान से जीने का अधिकार भी है, आपको यहाँ वहाँ मूव करने का अधिकार भी है और प्राइवेसी मेंटेन करने का भी अधिकार है। तो ये मेनका गांधी जी के केस में स्टेटमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। चलिए अब हम अगले की बात करते हैं जो कि आर्टिकल 22 है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट और डिटेंशन। नाम से पता चल रहा है एग्जैक्टली ये क्या है। ये प्रोटेक्शन होगी जब आपको अरेस्ट या डिटेन किया गया है उस समय। नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड विदाउट इन्फॉर्म्ड फॉर द रीजन ऑफ अरेस्ट। किसी भी व्यक्ति को बिना रीज़न बताए एक्चुअल में किस रीज़न वश उन्हें अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करना अलाउड नहीं है। इफ समवन इज अरेस्टेड व्हाट आर द राइट्स। और अगर किसी को अरेस्ट किया गया है मान लीजिए किसी ग्राउंड पे, किस रीज़न पे, तो उसके क्या क्या अधिकार रहते हैं। आर्टिकल 22 प्रोवाइड्स सेफगार्ड अगेंस्ट रॉन्गफुल अरेस्ट। यानी सेफगार्ड प्रोवाइड करता है अगर किसी को गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है। कैसे? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड फॉर रीजंस ऑफ अरेस्ट। सबसे पहला आर्टिकल 22 कहता है कि अगर किसी को भी अरेस्ट किया गया है तो उसको अधिकार है उसको बताया जाए किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया गया है। पुलिस मस्ट टेल द पर्सन व्हाई दे आर बीइंग अरेस्टेड। पुलिस को बताना पड़ेगा कि वो उस व्यक्ति को किस रीजन वश अरेस्ट कर रहे हैं। राइट टू कंसल्ट अ लॉयर। अब किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया गया है तो उसको अधिकार है कि वो अपने लॉयर से बात कर सके, कंसल्ट कर सके चीज़ों को लेकर के। राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। ठीक है, वही चीज़ है कि अगर आपने अरेस्ट किया है तो विद इन 24 आवर्स उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। ठीक है। नो वन कैन बी केप्ट इन कस्टडी बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट अ मजिस्ट्रेट ऑर्डर। जब तक मजिस्ट्रेट ऑर्डर खुद नहीं करता तब तक किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा अरेस्ट करने का, कस्टडी में रखने का अधिकार नहीं है। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। बट हाँ, कुछ अपवाद है उसमें। अपवाद क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन, जैसे आर्टिकल 22(3 and 4 क्या कहता है? अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड विदाउट अ ट्रायल अप टू 3 months इफ द गवर्नमेंट बिलीव्स दे आर थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी। किसी व्यक्ति को 3 महीने तक डिटेन किया जा सकता है अगर सरकार को ये लगता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के वो व्यक्ति थ्रेट है। ठीक है। जैसे एग्जांपल, द गवर्नमेंट यूज्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी 1975। 1975 में इस अधिकार का, यानी आप कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की वजह से, की सहायता से कई सारे लोगों को काफ़ी दिनों तक जेल में रखा गया था इमरजेंसी के दौरान। इसमें लैंडमार्क केस था AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। सुप्रीम कोर्ट initially ruled that preventive detention is valid, but later cases restricted the misuse of the power. होप सो आपको समझ में आया होगा कि आपको कई सारे राइट्स मिलते हैं ताकि आपको डिटेन ना किया जाए, और अगर डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, तो आपको बताना पड़ेगा किस रीज़न वश अरेस्ट किया है। 24 आवर्स के विद इन उसको सामने प्रेजेंट किया जाएगा लॉयर के, मजिस्ट्रेट के। इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो ये भी आपको अधिकार है कि आप अपने खिलाफ चाहे तो सबूत ना दें। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, कई बार 24 आवर्स से ज़्यादा 3 महीने तक किसी व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है अगर सरकार ये बिलीव करती है कि वो व्यक्ति नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई हेट स्पीचेस फैलाता हूँ, इससे लोगों में दंगा होने के आसार है, ऐसा कुछ रहता है, तो ऐसे में मुझे डिटेन किया जा सकता है। स्पेशल पावर्स है वो जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की, और उससे अगले जो आर्टिकल है हमारे आर्टिकल 23 and 24। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस फिर से हैं जिनको देख लेते हैं। कैन अ पर्सन बी फोर्स टू वर्क विदाउट वेजेस? क्या किसी व्यक्ति को हम फोर्स कर सकते हैं कि उससे हम पैसे भी ना दें और उससे हम काम करवाएं? इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्टिल अ प्रॉब्लम इन इंडिया? अभी ये क्वेश्चंस समझ नहीं भी आ रहे होंगे तो कोई इशू नहीं है, आगे आपको समझ में आ जाएंगे। कैन चिल्ड्रन बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज एंड माइंस? क्या बच्चों को फैक्ट्रीज में और माइंस में काम करने के लिए फोर्स किया जा सकता है? वो काम कर सकते हैं,
उनको अलाउड है। व्हाट इफ समवन फोर्सेस यू टू वर्क अंडर थ्रेट इज द लीगल। कोई धमका कर आपसे काम करवाता है तो क्या ये क्राइम है, क्या ये लीगल है? These questions relate to the crucial fundamental right, the right against exploitation, Article 23 and 24। ये जितनी भी बातें कही गई हैं ये आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 को लेकर के हैं, जिसमें हमें प्रोटेक्शन मिला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें उत्पीड़न से हमें बचाया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 22 और 24। इस अगले सेशन में हम प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स और लेबर एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। चलिए देखते हैं क्या है ये और किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। पहले आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। क्या कहता है आर्टिकल 23? आर्टिकल 23 कहता है हमारा a traffic in human being and beggar and other similar forms of forced labor are prohibited, and any contravention of his provisions shall be offense punishable under law। कुल मिला के क्या कहा गया है कि ह्यूमंस को लिखा है ह्यूमन बींग्स एंड बेगर्स एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड। यानी इस तरीके के जब ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति से काम करवाया जाता है तो इंडिया में एक तो अगर ज़बरदस्ती काम करवाते हैं तो ये क्राइम है और इसको मना किया गया है। अब इसका मतलब क्या क्या है? नो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नो फोर्स लेबर, नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीकर सेक्शन। अब इनका मतलब क्या है समझ में आ रहा होगा आपको, फिर भी मैं ये चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहली बात है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मीन्स बाइंग और सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर एक्सप्लॉयटेशन, यानी किसी व्यक्ति को खरीदना और बेचना उसके उत्पीड़न के लिए, इसको कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जैसे सम फॉर्म ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर सेक्स ट्रैफिकिंग, मतलब औरतों का वुमेन एंड चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन, यानी बच्चों को और औरतों को प्रोस्टिट्यूशन आप समझते होंगे, रेड लाइट एरियाज वगैरह में ऐसे होते हैं जहाँ पर स्टार्टिंग से ही बच्चों को बेचा गया, उनको बड़ा किया गया, अब उनको सेक्स वर्क के लिए छोड़ दिया गया है, उनको फोर्स किया जाता है कि वो काम करना ही करना है। इसको हम सेक्स ट्रैफिकिंग कहेंगे। ऐसे अगला है बॉन्डेड लेबर। इसमें क्या आएगा? पीपल आर फोर्स टू वर्क टू पे ऑफ लोन। किसी व्यक्ति ने लोन लिया है, कोई किसी व्यक्ति ने कोई लोन लिया है और मान लीजिए वो लोन अदा नहीं कर पा रहा है किसी रीजन वश, तो उसको फोर्स किया गया है कोई काम करने के लिए, तो ये कहते हैं बॉन्डेड लेबर। अगला है चाइल्ड ट्रैफिकिंग। चिल्ड्रंस आर किडनैप्ड एंड सोल्ड। छोटे बच्चों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, इनको हम कहते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग। ऑर्गन ट्रैफिकिंग, इसमें इलीगल ट्रेड ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स। सीधी सीधी बात है, वो तो समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास इतने प्रकार के ट्रैफिकिंग्स हैं जो यहाँ पे हमारे आसपास होते हैं। इनमें से क्या होता है कि बच्चों के ऑर्गन्स, जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं बच्चों के, बड़ों के, उनको बेचा या खरीदा जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन ट्रैफिकिंग। इन चीज़ों को लेकर के हमें प्रोटेक्शन दिया गया है कि हमारे साथ ऐसा ना हो। ठीक है, अब व्हाट इज बेगर? ठीक है, यहाँ बेगर के बारे में बताया गया। बेगर मीन्स फोर्सिंग समवन टू वर्क विदाउट पेमेंट। ठीक है, यानी किसी को काम करवाया जाए पर पेमेंट ना दिया जाए, फोर्स किया जाए, इसको हम बेगर कहेंगे। एग्जाम्पल ऑफ बेगर इन ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश फोर्स्ड इंडियन वर्कर्स टू वर्क विदाउट वेजेस लाइक इन रोड कंस्ट्रक्शन। जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो इंडियंस से काम करवाया जाता था, उनको पेमेंट भी नहीं किया जाता था। एक बेगर का फॉर्म है जिसमें रोड का कंस्ट्रक्शन होता था। फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो ओनली क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। ठीक है, यानी फार्मर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कि आपको उन चीज़ों को उगाना है जिससे डायरेक्टली कैश मिल जाए, उन चीज़ों को नहीं जिससे आप फूड वगैरह अरेंज करें। यानी कुल मिला के फार्मर्स पे भी एक प्रकार का आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था कि अपनी स्वेच्छा से फसलें नहीं उगा पा रहे थे। उनको बताया जाता था कि आपको इन चीज़ों की खेती करनी है और वो वही करते थे।
दिस इज वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बैंड पेगर अंडर आर्टिकल 23। इसीलिए आर्टिकल 23 के तहत इसको बैन किया गया है। लैंडमार्क केस है पीपल्स ऑफ यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। The Supreme Court held that forcing workers to work without minimum wages is violation of Article 23। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि आर्टिकल 23 के तहत या अगर किसी व्यक्ति को फोर्स किया गया है, जो उसकी मिनिमम वेजेस सरकार सेट करती है, मिनिमम वेजेस उससे कम में किसी को रखा गया है, उससे फोर्स किया गया है काम करने के लिए, तो आर्टिकल 23 का वायलेशन है ये। इवन इफ अ पर्सन वर्क्स वॉलंटरी इफ दे आर पेड लेस देन अ मिनिमम वेजेस इज कंसीडर्ड फोर्स लेबर। कोई व्यक्ति इस तरीके से काम करता है स्वेच्छा से भी, तो भी उससे क्राइम कंसीडर किया जाएगा। अगला है, डज आर्टिकल 23 अप्लाई टू द गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स? आंसर है इट अप्लाइज टू बोथ। केवल सरकार ही नहीं ऐसा कर सकती, सरकार और प्राइवेट संस्थाओं दोनों पे चीजें लगाई गई हैं। द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स एनीवन इनटू द लेबर। सरकार किसी को फोर्स नहीं कर सकती काम करने के लिए लेबर का। इवन अ प्राइवेट इंडिविजुअल्स कैन नॉट एक्सप्लॉइट वर्कर्स। एग्जाम्पल, इफ अ लैंडलॉर्ड फोर्सेस लेबर टू वर्क ऑन हिज फार्म विदाउट वेजेस इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23। ठीक है, कोई जमींदार है, फोर्स करता है लोगों को अपनी जमीन में काम करने के लिए, तो ये भी आर्टिकल 23 का वायलेशन है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस में क्या कहता है? कंपल्सरी गवर्नमेंट सर्विसेज लाइक मिलिट्री सर्विसेज, डिजास्टर रिलीफ इज नॉट अ फोर्स लेबर। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। आगे चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल क्या कहता है। हमारा आर्टिकल 24 है, जो कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर है। व्हाट डज आर्टिकल 24 सेज? आर्टिकल 24, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 shall be employed in a factory, mine or hazardous works। यानी 14 साल से नीचे का कोई भी व्यक्ति है, उसे फैक्ट्रीज में, माइंस में, हैजार्डस वर्क्स में काम करना अलाउड नहीं है। इसका मतलब कि why was this needed? ऐसा क्यों जरूरत पड़ी इसकी? Even after independence, millions of children were working in factories, mines and hazardous industries। यानी जब हम बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, मिलियंस ऑफ बच्चे ऐसे थे जो फैक्ट्रीज में, माइंस में काम करते थे। मैनी चिल्ड्रन लॉस्ट देयर चाइल्डहुड ड्यू टू द पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। कई सारे छोटे बच्चे थे जिन्होंने इस सब की वजह से अपने पूरे के पूरे बचपन को खो दिया, इसलिए उनके लिए ये लॉ बनाया गया। एग्जाम्पल है, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन वर्क इन द फायर टाइगर फैक्ट्रीज इन शिवकाशी, तमिलनाडु। मैनी चिल्ड्रंस वर्क इन द कारपेट इंडस्ट्रीज इन उत्तर प्रदेश। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के लॉ बनाया गया है कि 14 साल से कम बच्चा है तो नॉट अलाउड। 14 से 18 तक की फिर लिमिट भी बढ़ाई घटाई गई, जो भी है। लैंडमार्क केसेस एमसिस मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996 का है। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द चिल्ड्रन शुड नॉट वर्क इन द hazardous industries। The court directed that the government to provide the free education and compensation for the child labor victims। ठीक है, किसी बच्चे को काम करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये इंस्ट्रक्ट किया, गाइडलाइंस दी स्टेट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को या सेंट्रल गवर्नमेंट्स को कि ऐसे बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जाए, कंपनसेशन की व्यवस्था भी की जाए। What about the children labor in non-hazardous works? ऐसे बच्चों का क्या जो hazardous works पे काम नहीं करते हैं? Originally, Article 24 bans children labor only in the hazardous industries, but in 2016, the Child Labor Prohibition and Regulation Amendment Act was passed. It completely banned child under the age of 14 years. Children from 14 to 18 years cannot work in hazardous industries। पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। चिल्ड्रन कैन हेल्प देयर फैमिली, एक्सेप्शन ये है देयर फैमिली बिजनेस। यानी किसी की फैमिली में कोई काम होता है तो बच्चे अपने फैमिली बिजनेस को हेल्प कर सकते हैं। वर्क इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो एक्टिंग इंडस्ट्रीज में, मूवीज़ में हमें उन दिखाई देते हैं। अ चाइल्ड कैन एक्ट इन अ मूवी बट कैन नॉट वर्क इन अ फैक्ट्री। एक बच्चा किसी मूवी में काम कर सकता है लेकिन वो किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। तो होप्स सो आपकी आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। आज की ये क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।